आज हम ऐसे मुद्दे लेके आए हैं जो कला और संस्कृति का मुद्दा भी है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारी भौगोलिक घटनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यानी कला, संस्कृति, स्वास्थ्य और भौगोलिक घटनाएं तीनों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और चौथा है हमारा जो सिद्धांत है, हम इकोनॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, द सप्लाई ऑफ लेबर। अच्छा, लुइस के सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करेंगे, टू सेक्टर मॉडल पर चर्चा करेंगे, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका था। तो यानी 3 से 4 मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे 7 दिन में। 7 दिन में हमारे पास जो भी ज्योग्राफी के बेस के जो टॉपिक्स थे उनको लेके आए हैं। बड़े क्लासिकल टॉपिक्स हैं, इनसे यहाँ सवाल पूछे जाते हैं जीके की दृष्टि से भी और सब्जेक्ट की दृष्टि से। मेरा उद्देश्य ये है करंट इश्यूज का, जो ज्योग्राफी वाले करंट कमजोर होता है, तो मैं सोचता हूँ कि भूगोल को करंट के साथ भी हम लोग पढ़ लें तो बेटर रहेगा, जिससे हमारी समझ बढ़ेगी और हमारे सामाजिक सरोकार में हमारा महत्व बढ़ेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों पर, हेल्थ इश्यूज से। हेल्थ इश्यू, अब आप पूछेंगे सर ये हमारे क्या है, इसको हम पर्यावरण मुद्दा भी कर सकते हैं। ये लीजिए पर्यावरण मुद्दा, ये लीजिए पर्यावरण मुद्दे कर देते हैं इसको। तो पर्यावरण मुद्दों पर हम एनवायरमेंटल इश्यूज पर चर्चा करेंगे आज। और आज का जो मुद्दा है वो है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग आज। एयर क्वालिटी पर वायु की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए श्वसन एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यदि हम सांस नहीं ले पाएंगे तो जीवन कैसे जी। और यदि हमारे श्वसन में पॉल्यूएंट प्रदूषक प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद हमारे हृदय, फेफड़े पर, जो हमारा फेफड़ा है, वाहिनी है, रक्त वाहिनी है, और शरीर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में प्रवेश कर जाए, तो हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो कम हो जाएगा। अर्थात हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा भी कम हो जाएगी। तो यानी श्वसन के साथ हम अनगणित प्रदूषक लेते जा रहे हैं। और ये अनगणित प्रदूषक हम लोग किस महीनों में, किस सीजन में ज्यादा चर्चा करते हैं हम लोग, यानी एयर क्वालिटी की चर्चा कब करते हैं? सिटी में तो एयर क्वालिटी की बहुत बड़ी समस्या है। WHO का मानक क्या है, हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड का मानक क्या है? तो श्वसन प्रक्रिया में हमारे पास श्वसन में एयर बहुत महत्वपूर्ण है, और वो गैसें जो हमें श्वसन के लिए आवश्यक है, उनमें यदि कुछ मिलावट करती जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्रदूषण। तो अब सवाल होते हैं कि कौन सी ऋतु में ही ये प्रदूषक होते हैं? ऐसा नहीं है कि प्रदूषक एक ऋतु में ज्यादा होते हैं। तो पहले तो समझ में आना चाहिए वायु प्रदूषण। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में, सहायक प्रोफेसर की जो परीक्षा है उसमें यहाँ पर वायु प्रदूषण से सवाल पूछे जाते हैं। पिछली बार भी पूछा गया था, किस पॉल्यूएंट के द्वारा, किस प्रदूषक के द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। और यहां से एक सवाल ये बन सकता है कि अम्लीय वर्षा में कौन सा प्रदूषक महत्वपूर्ण है? क्या वायु के प्रदूषकों के द्वारा अम्लीय वर्षा होती है? बिल्कुल होती है। कौन से प्रदूषक है जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है? उस अम्लीय वर्षा से भारत में किन किन क्षेत्रों पर इसका इफेक्टिव होता है? एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से सोर्स हैं, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एयर पॉल्यूशन में कौन कौन से जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, कौन कौन से, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सी गैसें हैं जो हमारे लिए पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स यानी अणु, छोटे छोटे कण, वो कण कौन कौन से जो उड़ाते हैं। अब वायु प्रदूषण होता है जो वायु की सामान्य प्रक्रिया है, नेचुरल है, जिसमें जैसे हम लोग गैसों के हम लोग चर्चा करते हैं वायुमंडल में, तो उसका फॉर्मूला हमने बना रखा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
इन गैसों की चर्चा करते थे कि मात्रा का अनुपात निश्चित है, नोएसी, नहीं मेक्री ओजी, फिर नियोन, हीलियम, इस पर मीथेन, क्रिप्टॉन और ओजोन, इन गैसों की हम लोग चर्चा करते हैं। इन गैसों की मात्रा में अवांछनीय परिवर्तित हो जाता है। तो जो गैसों की जो मात्रा है, गैसों की मात्रा, और वो क्या है, गैसों की मात्रा नियत है। ध्यान देना, हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, क्षोभमंडल वाले भाग में वो गैसों की मात्रा हमारी क्या है, निश्चित है। ठीक है, उस गैसों की मात्रा की निश्चित है। इस नियत में अवांछनीय परिवर्तन हो जाए, अवांछनीय परिवर्तन हो जाए, अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो उसे कहते हैं वायु का प्रदूषण। तो गैसों की मात्रा में जो अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है वो वायु प्रदूषण कहलाता है। अब हमें पता है कौन कौन सी गैसें हमारे पास होती हैं, तो उसके लिए हम जब एटमॉस्फेयर क्लास पढ़ते हैं तो वहां पर एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, NOAC, नो एसी, नहीं मिक्री ओजी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, नहीं मिक्री ओजी। तो ये हमारे इनमें सबका गैसों का क्या है, एक अनुपात है। उस गैसों के अनुपात में यदि कोई अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, क्या एक अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो उसे कहते हैं वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी हमारी वायु की क्वालिटी खराब हो जाती है। और जब वायु की क्वालिटी खराब होती है तो सिंपल सा तरीका बताता हूं, जैसे आप किसी प्रदूषक क्षेत्र में जाएंगे तो श्वास लेने में प्रॉब्लम आएगी, आप वहां खांसोगे, या फिर हो सकता है आंखों में जलन भी हो जाए, वहां आपके आंखों में जलन भी हो जाती है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, यहाँ का वायु प्रदूषण ज्यादा है। अब उनमें कौन से पॉल्यूएंट ज्यादा है, कौन से कम है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और हम लोग एक क्लासिकल चीजों पर हम चले जाते हैं। तो वायु प्रदूषण, गैसों की मात्रा में वांछनीय परिवर्तन, तो सोर्स क्या है इसके हमारे पास, ठीक है, बीमारियां कौन सी होंगी वो भी देखेंगे। तो सोर्स क्या है और कौन सी ऋतु में भी ज्यादा समस्याएं उठा रहे हैं, सरकार के आंकड़े क्या कह रहे हैं, आपके अनुभविक आंकड़े क्या कह रहे हैं, वो भी तो पता होना चाहिए। हाँ, जनता ओके, उपेंद्र, चलिए ठीक है। तो सोर्स क्या है, पहला सोर्स है लाइनर सोर्स। लाइनर सोर्स, इस लाइनर सोर्स में हम लोग ट्रांसपोर्ट को शामिल करते हैं, ट्रांसपोर्ट को शामिल करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा टेक्निक्स अलग होंगी, आप किताब से मैच करोगे नहीं मिलेगा, ये साइंटिफिक है। मैंने कहा मेरे कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप, कई लोग कहते हैं सर आपके ये जो है मिल तो जाते हैं लेकिन जो टॉपिक्स इस तरह के आप किताब में ढूंढते हैं वो नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। तो ये लाइनर सोर्स है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में जितना भी धुआं है, तो परिवहन के द्वारा जितना भी धुआं छोड़ा जाता है वो प्रदूषण की श्रेणी में आता है। अब धुएं भी हम दो तरह से हम लोग बात करें धुआं, एक तो होता है डीजल गैसोलीन। डीजल गैसोलीन का जो प्रदूषण है वो हानिकारक है। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स, जो मोटे मोटे जो पार्टिकल धुआं होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, डीजल्स के कारण, जो डीजल के द्वारा प्रदूषण होता वो होते हैं। अब हमारे परिवहन मंत्री जो भारत सरकार के मंत्रालय के परिवहन मंत्री हैं, तो वो खुद ये कहते हैं कि हम आने वाले समय पर डीजल की गाड़ियों को बंद कर देंगे। अब आपके समझ में आया क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके कण मोटे होते हैं, 100 माइक्रोन के आसपास पहुंच जाते हैं, माइक्रोन, ध्यान देना। और ये माइक्रोन पढ़ने के लिए आपको, जब हम लोग तरंग पढ़ते हैं वायुमंडल क्लास में, तरंग, तरंग दैर्ध्य की लंबाई, तरंग दैर्ध्य की परास, तो वहां आपको देखना पड़ेगा माइक्रोन क्या होते हैं, वहां आप क्लास देखिए, आराम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। दूसरा होता है पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, ठीक है। पॉइंट सोर्स के अंतर्गत हमारे आते हैं जितने भी हमारे प्लांट हैं, न्यूक्लियर प्लांट है, वो सारे के सारे प्लांट और फैक्ट्री, प्लांट और फैक्ट्री, ये हमारे सब के सब किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। प्लांट है यानी जो हमारे जैसे बिजली का प्लांट लगा रखे हैं, न्यूक्लियर प्लांट लगा रखे हैं, ये भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एरिया, एरिया सोर्स की बात करें, ठीक है। एरिया सोर्स, एरिया का स्थान विशेष की हम जब बात करें
तो जो भी हमारा लोकल एरिया है, लोकल एरिया हम लोग फार्मिंग है, ठीक है, फार्मिंग कर रहे हैं अपन, फार्मिंग के बाद जो अवशेष है उसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, वो भी तो प्रदूषक है। यानी मानव जो हमारा कृषि का जो अवशेष बचता है उसको हम लोग जला रहे हैं, तो उसके जो प्रदूषण है वो भी हमारे वायुमंडल में जा रहा है, तो वो भी प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा हमारे और भी मैन्युफैक्चर क्षेत्र हैं इसके अंदर, उनके द्वारा भी तो का निर्माण कार्य हो रहा है, उनके भी द्वारा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लगे नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज, तो यानी 1 2 3 4 नेचुरल सोर्सेज का मतलब है कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, जैसे वनों में आग लगना एक प्राकृतिक घटना है, जैसे ज्वालामुखी क्रिया होना, जैसे भूकंप की घटना होना, ये सब प्राकृतिक घटना है। इन प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा हमारे वायुमंडल में भी जो प्रदूषक है वो छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण हमारे श्वसन क्रिया पर या हमारे हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ता है, हमारा प्रदूषण, वायु प्रदूषित हो जाती है। तो ये हमारे मोटे मोटे रूप से 4 हमारे मेन सोर्स हैं हमारे वायु प्रदूषण के, जो सोर्स है ये है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मोटे रूप से हम लोग इस श्रेणी में इनको रखते हैं। पूर्णिमा, ओके, अनीता, गुड मॉर्निंग। अब सवाल होता है कि ये कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उसकी चर्चा करें आप लोग। देखिए यहाँ पर एयर इंडेक्स की क्वालिटी बना रखी है, तो मैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से पार्टिकल मैं यहाँ लिखवा दूंगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाइए, इसके विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा एक एयर क्वालिटी का इंडेक्स बना रखा है हमारे यहाँ 2014 में, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे यहाँ 2014 में एक नंबर, एक रंग और एक विवरण, ये 2014 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने यहाँ पर एक इंडेक्स रखा कि सबका एक ही रंग होगा, इससे एक रंग होगा, एक विवरण होगा और एक नंबर होंगे। ये उसके लिए लोगो रखा गया था, एक स्टेटमेंट रखा था हमारे एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए। एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए मोटे तौर पर 6 इंडेक्स होते हैं, 6 भागों में बांटा गया है। तो यहां से पूछ सकते हैं एयर इंडेक्स को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, और 6 भागों में WHO के द्वारा, और ये WHO की जो संस्था है स्विस संस्था है, ठीक है, स्विस संस्था इसका निगरानी करती है। और हमारे यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो निगरानी करती है वो है सफर है। हमारे यहाँ एयर इंडेक्स की, भारत सरकार की एयर इंडेक्स की जो निगरानी करती है वो सफर है। इसका अर्थ होता है कि हमारा, और ये IIT कानपुर के द्वारा ये बनाया गया था, भारतीय केंद्रीय प्रदूषण और IIT की टीम के द्वारा बनाया गया था। सफर होता है मौसम का पूर्वानुमान, तो मौसम का पूर्वानुमान, वायु की गुणवत्ता और अनुसंधान केंद्र, ये सफर प्रोग्राम के तहत देखा जाता है। तो सफर प्रोग्राम लॉन्च हुआ, सफर प्रोग्राम में एयर क्वालिटी चेक की जाती है। एयर क्वालिटी में कौन कौन से इंडेक्स होंगे वो आप देख लेते हैं पहले। तो 6 इंडेक्स में बांटा गया है, 0 से 50 गुड, इसको 0 से 50 गुड कहता है WHO। ये जो लिस्ट है ऊपर वाली, ये WHO की लिस्ट है, तो हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार तो आपने वो लिखवाया और वहां वो लिखवाया, तो WHO का क्या होता है, गुड होता है। इसके 51 से 100 का जो नंबर है वो मॉडरेट है, जबकि हमारा जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अनुसार ये है 51 से 100 सैटिस्फैक्ट्री। तो इसको हम लोग भारतीय सैटिस्फैक्ट्री कहते हैं, और उसके अंदर क्या कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं। इसका इंडेक्स का 51 से 100। अब ये कैसे लिया गया वो भी चर्चा करेंगे। इसके बाद है 101 से 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, तो इसके लिए भारत में कहा गया मॉडरेट। फिर 201 से 300 के लिए कहा गया पुअर, गरीब है, मतलब खराब दशा है, बहुत खराब दशा है। इसके बाद 301 से 400 है वेरी पुअर, बहुत स्थिति खराब है। और 401 से 500 सेवर, गंभीर, सेवर होता है गंभीर। और हम इसी 401 से 500 की जो क्वालिटी का जो इंडेक्स है एयर क्वालिटी का, उससे WHO कहता है हजार्ड्स, आपदा है। क्या कहता है उसको,
आपदा। तो 6 प्रकार का हमारा इंडेक्स है, यानी इंडेक्स एयर क्वालिटी को 5 इंडेक्स में बांटा गया है। भारत में अधिकांश 50 जो शहर हैं, उन 50 शहरों में 39 शहरों की 39 शहरों की हालत खराब है। चांग माई जो पहले नंबर पर प्रदूषित शहर है वो है थाईलैंड का, जबरदस्त है उसमें। और हमारे दिल्ली की भी स्थिति हम लोग बात करेंगे, अभी कौन कौन से नंबर पर आते हैं वो भी चर्चा करेंगे। तो हमारी हालत बहुत खराब है। अब देखें दिल्ली, आज अखबार आप पढ़िए, आज कल परसों 3-4 दिन का लगातार सर्दी सर्दी आप खबर पढ़ोगे तो वहां यही है, एयर क्वालिटी खराब, एयर क्वालिटी खराब। अब त्योहारी सीजन आ रहा है, हमारा दीपावली सीजन आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अब प्रभाव जाएगा, फटाके नहीं चलाएं। अब देखो धुआं, सिगरेट से पिया, सिगरेट जब पीते हैं उसका जो धुआं निकलता है वो भी पार्टिकल छोड़ता है। वो पार्टिकल 2.5 पीएम का मतलब पार्टिकल मैटेरियल्स 2.5 से छोटा होता है, उसके बराबर या उससे छोटा होता है। आप देख लीजिए धुआं का पार्टिकल भी छोटा होता है। ये धुआं का पार्टिकल श्वसन के अंदर जाएगा, हमारे रक्त वाहिनी में, धमनियों में जाएगा और हमारे फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में जमा होगा तो हमारे जो श्वसन है उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं होती है। गाँव में भी समस्याएं होती है कि लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं। तो कई लोग कहते हैं मैं तो सिगरेट बीड़ी पिया नहीं, मेरे क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि आप श्वसन के माध्यम से उसकी धुआं तो ले रहे हो ना, तो उसकी धुआं ले रहे हो तो आप भी अनहेल्दी होंगे, आपका स्वास्थ्य खतरे में पड़ेगा। अब देखिए कौन कौन सी गैस है, ये पार्टिकल्स मैटर्स यहाँ पर लिखा गया 3 प्रकार के हैं। 2.5 माइक्रोन मीटर, और बड़े वाले जो होते हैं वो 10 के होते हैं, 10 माइक्रोन मीटर पीएम पार्टिकल मैटेरियल, और 10 माइक्रोन मीटर्स के होते हैं। और उसके बाद दूसरे जो होते हैं 2.5 माइक्रोन मीटर्स होते हैं। इसके बाद सबसे छोटे अल्ट्रा फाइन होते हैं, वो 0.1 पार्टिकल्स होते हैं, और भी खतरनाक है। अब यहाँ पर इनको बचने के लिए मास्क लगाया जाता है, कौन सा मास्क लगाया जाए ये भी समस्या हो जाती है कि N25 N25 या जो भी हम मास्क कोरोना काल में देखा होगा, वो मास्क भी देखा जाता है कौन से हम मास्क लगा रहे हैं। डॉक्टर जब भी कोई ऑपरेशन या कुछ भी करेगा तो क्या करेगा, मास्क लगाएगा, क्योंकि बायोग्रेडेंट भी हो सकता है पार्टिकल्स। ये नहीं कि हम इनसे लकड़ी काट रहे, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, तो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हमारे वायुमंडल में चले जाते हैं। जैसे अपन छोटा सा एग्जाम्पल देखें, जैसे एक आरी होती है या फिर एक ग्राइंडर होती है, तो लकड़ी को काटते हैं, लोहे के काटते हैं, उसको तो काटने के बाद छोटे छोटे कण है वो हमारे वायुमंडल में तैरने लग जाएंगे। ठीक है, अब इनकी जो मात्रा जो WHO ने तय की है वो देखें, उसकी डेंसिटी, हमारे वायुमंडल में डेंसिटी क्या होनी चाहिए उस पर मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ। ये बताऊं कौन कौन सी गैस है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो देखें WHO कैसे हम लोग तय करेंगे इसकी मात्रा क्या है, तो गैसों की मात्रा हम लोग करेंगे। तो WHO कहता है 5 माइक्रोग्राम, ठीक है, 5 माइक्रोग्राम, ग्राम का छोटा भाग, 5 ग्राम माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है, इस तक है। ये वाली वायु में, यानी हमारी एक स्वच्छ जो वायु होती है उस वायु में घन मीटर वाली जो वायु कह सकते हैं, घन मीटर में 5 माइक्रोन के कण हो सकते हैं, पीएम हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं। इससे ज्यादा होने पर डेंसिटी, इससे ज्यादा होने पर हमारी डेंसिटी, यानी इनके ग्राम बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारी वायु प्रदूषित होती जाएगी। तो चीजें क्लियर, 5 तक है। अब मान लो 5 के स्थान पर इसकी मात्रा 400 हो जाती है, 400 ppm हो जाती है, तो कितना खतरनाक हो जाती है। तो इसकी जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी, किसके हिसाब से बढ़ेगी, ये मात्रा बढ़ती जा रही है, यानी 0 से 50, 5 तक तो ठीक है, 5 का एक पैमाना रखा है, और 50 तक भी उन्होंने कहा गुड है। 50 से यानी क्या, 100 होने पर मॉडरेट है, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। इसके बाद 101 से 50 ये क्या है, सेंसिटिव है, पुअर है, बहुत खराब स्थिति, खराब स्थिति कह सकते हैं, बहुत खराब स्थिति है। तो जैसे जैसे इन पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो हमारी वायु क्या होती जाएगी, प्रदूषित होती जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी, अनहेल्दी होती जाएगी, और आपदा की स्थिति भी आ जाती है, कई बार जहरीली भी बन जाती है स्थिति। ठीक है, तो अब इनमें कौन कौन सी जो गैस है वो स्थान लेती हैं, तो देखें सबसे पहले हम लोग लिखे यहाँ पर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ओजोन गैस हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अमोनिया गैस हम लोग लिख सकते हैं, NH3 अमोनिया गैस लिख सकते हैं। इसके बाद PB हम लिख सकते हैं। इसके बाद
नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, एफबी, कैडमियम। ये जबरदस्त खतरनाक गैस है। इन गैस की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा वायु को क्या है, प्रदूषक होगी। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सी गैसें हैं जो वायु प्रदूषण की मुख्य गैसें मानी जाती हैं। तो ये 7। अब हमारे यहाँ एक गैस और है, मीथेन। देखें, अब इंटरनेशनल लेवल पर मीथेन को क्या मानते हैं हम लोग, प्रदूषक गैसें मानते हैं। लेकिन भारत में मीथेन को प्रदूषक नहीं माना, क्योंकि भैंसों की चुगाली करते हैं, गाय की चुगाली करते हैं, खाते हैं वो, इसके बाद उनका जो मल मूत्र करते हैं वहां से भी मीथेन निकलता है। तो इसको भारत में अभी प्रदूषक नहीं माना गया। हालांकि बड़े शहरों में, महानगरों में डेयरी फार्म को सिटी से दूर कर दिया गया, क्योंकि ये भी हमारे प्रदूषक माने जाते हैं विश्व के संदर्भ में। लेकिन भारत में इसे नहीं माना गया केंद्रीय प्रदूषण में। तो कई बार सवाल भी पूछा गया था यूपीएससी, निम्न में से कौन सी भारत के अनुसार कौन सी प्रदूषक गैसें हैं, तो उसमें एक नहीं है, तो उसमें मीथेन भी था। तो हम मीथेन को आपके छोड़ चलेंगे। यदि मीथेन को शामिल करते हैं तो ये 8 गैसें ऐसी हैं जो हमारी बहुत प्रदूषक गैसें हैं। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, ध्यान देना, इन्हीं के द्वारा हमारी अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होती है। जैसे देखिए, ये सल्फर गैस है, नाइट्रिक गैस है, और ये सल्फर गैस है। ये दोनों जल के साथ सब पर आएगी तो अम्लीय वर्षा होगी। अम्लीय वर्षा होगी तो हमारी जितनी पुरानी बिल्डिंग्स है वो क्या है, नीली या काली पड़ती जाती है। ये आप लोग देखते होंगे कि जैसे हमारा घर के दीवार से पानी रिस के गिरता है तो उसका जो बाहर की दीवार है वो काली पड़ जाती है। आप देखिए ताज को देखिए, ताजमहल को, तो ताजमहल का जो रंग है वो भी क्या हो रहा है, आपका खराब होता जा रहा है। ऐसी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स है तो वो क्या होती जा रही है, खराब होता है। किसका, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा का सबसे इफेक्ट होता है वो होती है ये गैस है। ये गैस है हमारे प्रदूषक है। अब सवाल होता है कि कौन से सीजन में ये ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। पार्टिकल्स निकालते हैं, बिल्कुल। हाँ, ये भी सही सवाल है कि हमारे वायुमंडल में जो हम लोग पार्टिकल करते हैं तो वायुमंडल इनको साफ करता है, नहीं करता है। वेरी गुड, अच्छा सवाल है। आप देखें, मैं आपको बताएं तो ठीक है, एटमॉस्फेयर में एक स्वतः प्रक्रिया होती है। तो अब सवाल होता है कि कौन से महीने में, ठीक है, कौन से ऋतु में ये चलते हैं। अब हम लोग एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे हम लोग, ठीक है, एटमॉस्फेयर के संदर्भ में। एटमॉस्फेयर, अब ज्योग्राफी का जो विद्यार्थी है वो तो आराम से समझ जाएगा। ज्योग्राफी का नहीं है तो उसको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के ऊपर ये हमारा क्रस्ट है। इस क्रस्ट पे हम लोग रह रहे हैं, ये लीजिए, और यहां पर ये वनस्पति भी है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग गाड़ी भी चला रहे हैं, और यहां पर हम लोग धुआं भी छोड़ रहे हैं। ये हमारी आर्थिक क्रियाएं कहाँ हो रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में हो रही है। अब एटमॉस्फेयर में हो रही है तो ये वाला जो एरिया है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षोभमंडल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्षोभमंडल कहते हैं। इसके ऊपर वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। इसके ऊपर हमें नहीं जाना है, ये हमारे बस यहां तक हमें इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल हमारे मानव जीवन के लिए साधारण रूप से, बेसिक रूप से ये इंपॉर्टेंट। हालांकि हमारे पास मध्य मंडल भी महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आयन मंडल महत्वपूर्ण, लेकिन साधारण जीवन की बात करें हम लोग, एयर क्वालिटी की जब चर्चा हो रही है तो 2 इंपॉर्टेंट है, क्षोभ मंडल। अब देखिए, 2 ऋतु की हम लोग चर्चा करें, यहाँ पर 2 भाग बांट देता हूं मैं। एक तो होती है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, एक होती है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और एक होती है शीत ऋतु। अब आप देखिए, जितने भी आप YouTube पर, आप जहां कहीं भी सर्च करें, जितने से बड़ा बड़ा विद्वान है उसको भी सर्च करना, वो नहीं बताता है कि क्यों होती है। जबकि हमारे पास ये इंडेक्स का कोई चर्चा करे, क्वेश्चन आज लेके आ जाए, बहुत बड़े क्वेश्चन लेके आ जाए, ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए। अरे भाई क्यों है, पहले ये समझ में आए हमारे। तो देखिए, जैसे ही हम लोग ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु की बात करें, तो जैसे भी हम जितने भी कार्य करते हैं तो उनमें क्या पार्टिकल्स निकलते हैं ना भाई, पीएम पार्टिकल्स मैटर, जो भी होगा माइक्रोन, और जितना छोटा होगा वह उतनी डेंसिटी उसकी हल्की होगी और वह उतना ही ऊपर जाएगा। तो जितना पार्टिकल छोटा होगा, डेंसिटी कम होगी, उतना ऊपर जाएगा। तो हमारे जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी हमारे धरातल से क्या करते हैं, ऊपर की ओर जाती है, धरातल से ऊपर की ओर जाती है। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, धरातल की ओर ऊपर जाती है। और जैसे जैसे धरातल के ऊपर जाएंगे तो हमारे नीचे जहां हम रह रहे हैं वहां पर उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम।
ऊपर जाएगी, ऊपर जाके बाद में क्या होगा, उनका संकेंद्रण हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और हमें पता है हमारे जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में कौन सी घटना होती है, एक संघनन की क्रिया होती है, संघनन की क्रिया होती है और वर्षण की क्रिया होती है। यानी हमारे वायुमंडल में जो जल है, ये ध्यान रखना, ये सवाल है, अब पता नहीं क्या क्या लोग पढ़ते हैं, हमारे वायुमंडल में जल है वो संघनन और वर्षण के रूप में मौजूद है वायुमंडल में। तो यहाँ पर जब संघनन और वर्षण होगा तो ये पार्टिकल उनके साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और पार्टिकल जब इनके साथ मिल जाएंगे तो ये वर्षा होगी, तो वर्षा हमारे धरातल पर आएगी। अब ये वर्षा देखें, एक तो धरातलीय क्षेत्र पर ज्यादा हो रही है या समुद्री क्षेत्र पर, और हमें पता है समुद्री क्षेत्र पर ज्यादा वर्षा होती है, और जितना भी हमारा ये धरातल का जल है वो सारा का 59 हम लोग पढ़ चुके थे, एनसीईआरटी एक बार वापस पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो ये सारी जो ज्यादातर वर्षा कहाँ होती है, समुद्रों में। तो जितना भी हमने पार्टिकल छोड़े वो सारे कहाँ गए, समुद्र में गए। तो समुद्र के जीवों को नुकसान पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा। यदि धरातल पर ज्यादा वर्षा हो रही है तो धरातल के हम चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे, और ये जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे एक रिएक्शंस भी करते हैं, क्योंकि एक अकेला पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल रिएक्शन नहीं करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स कई अन्य गैसों के साथ रिएक्शंस करेगा, और रिएक्शन का आपको पता प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे पृथ्वी के अंदर जाएगा तो वो रिएक्शन वहां अंदर भी करेगा, और समुद्री जल में जाएगा तो वहां भी रिएक्शन करेगा। लेकिन वर्षा के दौरान हमारी जो वायु की क्वालिटी है वो साफ हो जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स उसके साथ घुल मिलकर पानी के साथ बहकर समुद्र में चल जाते हैं। तो इसलिए हमारी दृष्टि से तो वो साफ हो गया मौसम, लेकिन उन समुद्री जीवों के लिए तो नुकसान हो गया ना। अब देखिए, अब गर्मी में तो ये संवहन क्रिया के माध्यम से ऊपर चल जाते हैं, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तो क्या होता है, ये रहा, तो ग्रीष्म ऋतु में संवहन क्रिया के माध्यम से ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर चले जाते हैं तो इसलिए हमें उसका ज्यादा महसूस या हमें फील नहीं होती है कि हाँ भाई पॉल्यूशन हो रहा है, वो सारी की सारी ऊपर चले जाती है। इसके बाद शीत ऋतु में क्या होता है, ठंडा वातावरण होता है, तो वायु ठंडी होती है, नम होती है, तो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वायु संवहन नहीं हो पाती, कन्वेंशन नहीं हो पाती है। जब वायु संवहन नहीं होगी तो धूल का कण ऊपर कहाँ जाएगा, वो नीचे रहेगा। और फिर वायु सर्दियों में क्या होती है, थोड़ी सी भारी होती है, क्योंकि वो नमी लिए हुए, ऐसा नहीं है वाष्प वेपर होता है ना तब तो भारी हल्की हो जाती है, लेकिन जब वायु थोड़ी सी ठंडी होती है और नम और ठंडी होने के कारण वो क्या करते हैं, धरातल के पास ज्यादा रहती है। तो धरातल ये नम वायु छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऊपर नहीं जाने देती, और ऊपर नहीं जाने देती है तो हमारे आसपास जहाँ श्वसन लेते हैं वहीं पर जमा होकर हमारे अंदर शरीर को प्रभावित करते हैं। ये तो हो गया हमारे क्लासिकल। अब एक होता है एरिया वाइज क्या इफेक्ट होता है इसका, देखिए एरिया वाइज कहां पर ज्यादा होगा कहां पर कम होगा, ये हम लोगों ने एक एरिया दे लिया, ठीक है, मैं एक बार बना देता हूं, ये समझ ज्योग्राफी ढंग से पढ़ लो, बस कुछ नहीं करना है, हमें ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ना है। अब कई लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया फिर ज्योग्राफी सवाल पूछे नहीं, हाँ वो सवाल हो सकता है तो कहना आप सही करके आ जाओ, बात अलग। क्योंकि जब तक हम लोग सामाजिक सरोकार से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आम जनता की आप उनकी जो क्वेश्चंस है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमारा उचित नहीं है टीचर्स बनना भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर दो प्रकार की वो हवाएं चलती हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक तो सी ब्रिज, क्या बोलते हैं हम लोग, सी ब्रिज, और एक को बोलते हैं हम लोग लैंड ब्रिज। बहुत बड़ा टॉपिक्स है, जल समीर और थल समीर, जल समीर और थल समीर। तो जहां पर जल समीर और थल समीर का सर्किल होता है, वहां पर ये जल समीर, ये थल समीर है, और ये जल ऊपर वाली सी, नीचे वाली लैंड। तो ऊपर जल समीर और थल समीर चलती है, तो वहां पर थल समीर जो वायुमंडल में जो पार्टिकल्स थे उनको समुद्र की ओर ले जाती है। इसलिए समुद्र के किनारों पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन एयर क्वालिटी खराब नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां जो लैंड समीर है, लैंड ब्रिज है, वो पार्टिकल्स को समुद्र की ओर धकेल देती है, और समुद्री जो हवा है वो ऊपर आके फिर इनको ले जाती है, और कुछ दिनों में बाद में आएगी, फिर रात को इनको ले जाएगी। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज दोनों दिन और रात में चलने के कारण वहां की एयर क्वालिटी को ज्यादा नुकसान नहीं होने देती है, उसको बैलेंस करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आंतरिक क्षेत्रों में पढ़ेंगे, इंटर पार्ट में पढ़ेंगे, इंटरनल पार्ट में, तो जैसे जैसे हम लोग महाद्वीपीय क्षेत्र में पढ़ेंगे, इंटरनल पार्ट में पढ़ेंगे, तो वहां सी ब्रिज का, लैंड ब्रिज का प्रभाव कम हो जाता है,
स्थल समीर और जल समीर का प्रभाव कम हो जाता है। तो अब वहां पर वो वायु वैसी की वैसी वहां संकेंद्रण है, वो दूर के क्षेत्रों में नहीं जा पाती है। इसलिए अब आप देखना, महाद्वीपों के जितने भी लैंड लॉक पार्ट है, लैंड लॉक पार्ट है, सी से बहुत दूर है, उन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या अधिक भयानक होती है। ये लीजिए, तो चीजें क्लियर होगी। तो समुद्र किनारों पर इनका प्रभाव कम होता है, समुद्र से आंतरिक भाग में जाएंगे, यानी महाद्वीप से जाएंगे महाद्वीपीय भाग में, जैसे हम लगे गंगा के मैदान पर, तो गंगा के मैदान पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की समस्याएं हैं। तो एक तो ये कहानी होगी। दूसरा हम लोग पढ़ के आए अर्बन विंड पढ़ते हैं, ग्रामीण यानी शहरी डॉम भी पढ़ते हैं, अर्बन आइलैंड हीट पढ़ते हैं। तो अर्बन हाइट हीटलैंड हमने क्या देखा था कि सूर्य की किरणें जब धरातल पर गिरती है तो ऊपर वायु संवहन होकर फिर वो हवा कहाँ जाएगी, गांवों की ओर, गांव की हवा कहाँ जाएगी, शहरों की ओर। तो जो ताजी हवा है, आप ध्यान देना, बड़ी क्लासिकल चीज है, आप समझना, हम जो ताजी हवा जो आती है वो गांव से आती है, और जो प्रदूषित शहर है वो शहर से गांव की ओर जाती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं, शहर के लोग बड़ा खुश होता है, बड़ा मजा आ रहा है भाई, जो आप शहर के बाहर आप रह के देखिए, आपको ठंडी हवा मिलेगी। अरे भाई शहर से बाहर चलते हैं, इसलिए बड़े बड़े जितने रईस पैसे वाले हैं ना, वो सब कहाँ चले जाते हैं, शहर के बाहर वाले एरिया में जाकर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंज एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, उस फ्रिंज एरिया में या आउटर रेंज में वो अपनी बस्ती बनाता है, घर बनाता है, शानदार घर बनाता है, 2 मंजिल 3 मंजिल, और खिड़कियां गांव की तरफ है, क्योंकि ताजा हवा वहां से, अच्छी हवा वहां से आएगी। ठीक है, तो उसका वो आनंद लेता है गर्मियों के दौरान। अब किसान ने क्या किया, अब किसान के पास नॉलेज तो इतना नहीं है, लेकिन उसके पास क्लासिकल नॉलेज, परंपरागत नॉलेज है। तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, सिटी वाले तुम ले लो हमारी ठंडी ताजा हवा का। अब गांव वाले क्या करते हैं, ध्यान देना, अब गांव वाले सर्दियों में अपन को क्या चाहिए, सर्दी में गेहूं की पैदावार करते हैं ज्यादातर भारत में, इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों वायु प्रदूषण, उन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली जैसे महानगरों की चर्चा करो, तो उसके आसपास के एरिया में गांव में क्या खेती करते हैं, और कौन सी खेती करते हैं, ज्यादातर गेहूं की खेती करते हैं। तो अब जो जिसको कह देंगे हम लोग शीतकालीन जितनी फसल है, तो जो फसल जो अवशेष बचा पुरानी जो फसल थी, उन फसलों को काट कर और फिर साफ करके और जलाकर, और फिर क्या करते हैं, वहां शीतकालीन गेहूं फसल बोई जाती है। तो उससे पहले जो काटने के बाद जो धुआं थी, धुआं उनके पार्टिकल्स है, वो सारी उस हवा के साथ उस शहर के भाई को जा देती। अब पकड़, गर्मी में हमने आपको ताजा हवा दी थी ना, तो ताजा हवा के साथ साथ तूने हमें बदले में गर्म खराब हवा दी, अम्लीय हवा दी, हमने अम्लीय वर्षा के रूप में हवा पहुंचाई। अब हम धुएं के माध्यम से तुझे अच्छी हवा पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार गांवों में, नगरों, गांवों में जलने वाला जितना भी धुआं है, और गरीब लोग तापने के लिए धुआं जलाते हैं, वो सारी धुआं कहां पहुंच जाती है, शहर में पहुंच जाती है। तो शहर का पॉल्यूशन तो पहले से ही उनकी मोटरसाइकिल, उनकी फरारियों ने, उनकी मर्सिडीज ने टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा रखा है, प्रदूषण और बढ़ा रखा है, और ये गांव वाले अपने खेतों में पराली जलाकर और अवशेष को जलाकर वो धुआं भी और छोड़ देते हैं। तो वो कहते हैं ना, हवन में घी का काम और कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक सवाल होता है, अब शहर वाले लोग, शहरी कल्चर्स के जो लोग हैं, वो अपना पॉल्यूशन कम नहीं करते, गांव के पॉल्यूशन के पीछे पड़ जाते हैं और गांव में प्रतिबंध लगा देते हैं। अब यहां पर हम डेटाओं की चर्चा करें तो 5 जो राज्य, उनका प्रभाव इस मध्य गंगा के मैदानों पर पड़ता है, महानगरों पर पड़ता है। पंजाब, हरियाणा, देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनका धुएं का प्रभाव गंगा के मैदानों पड़ता है। दिल्ली जैसे, दिल्ली, जयपुर, भोपाल, कानपुर, इन शहरों पर, और चंडीगढ़, इन शहरों पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर पलाव जब कम जलाने के प्रयास करते हैं, तो सरकार ने कई बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए, सरकार ने बहुत सारा उन्हें एक जागरूकता, बहुत सहायता दी की गई। तो वह उस दौरान अब जो नई रिपोर्ट आ रही है, ध्यान देना, नई रिपोर्ट में जो पराली जलाने की जो दर है, पंजाब हरियाणा ने कम कर दिया। सबसे ज्यादा पंजाब जलाता था किस जमाने पर, हरियाणा जलाता था, लेकिन 2022-23 के डेटा पर हम गौर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जो धुआं है अब जो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है मध्य प्रदेश का बढ़ रहा है, राजस्थान का बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का जो पराली का धुआं है, वो ज्यादा घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और जबकि पंजाब हरियाणा में जो पराली जलाने की घटना है वो कम हो गई है।
तो अब उन शहरों को, उन राज्यों को छोड़कर अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पीछे हमारे पॉलिसी मेकर पड़ चुके हैं। अब यहाँ पर पराली जलाना कम करो क्योंकि सिटी को बचाना है। तो लेकिन सिटी को बचाना है, सिटी वाले लोगों से हम कहना चाहते हैं आप भी तो काम कर सकते हैं ना, आप पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। आप ऐसी तकनीक लाई जहां से पॉल्यूशन कम हो, और जितना पॉल्यूशन कम होगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये सारी घटनाएं ले देकर कौन सी ऋतु में होती है? शीत ऋतु में ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो इस प्रकार की जो हमारी जीवन शैली है, भौतिकवाद है, वो हमारे इस पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। किसको नुकसान पहुंचाएगा? देखो, कैंसर भी हो सकता है, हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन उसको इफेक्टिव करता है, इसके बाद आपके फेफड़े को भी प्रभावित करता है। तो इन 2-3 चीजों को प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है इसका, वो होता है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो सुबह सुबह भी कई लोग कहते हैं डॉक्टर भाई सुबह सुबह मत घुमा करो जल्दी, दमा, श्वसन की जो बीमारी होती है वो इनसे ज्यादा इफेक्टिव होता है एयर पॉल्यूशन से। ठीक है, तो अब समझ में आ गई एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट कौन सा होता है। सबसे ज्यादा जो एयर पॉल्यूट है वो हम जब डेटा हम लोग देखें तो देखें, मैं आपको एक डेटा पढ़ा देता हूँ इस साल का, पुराना डेटा नहीं, कई जगह पुराना डेटा सर्कुलेट हो रहा है आज भी, आप सर्च करोगे तो सर्कुलेट हो रहा है। और आज भी AQI जो चेक करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं, रोज हमें मैसेज मिलेगा, आपको मोबाइल में मिलेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर मिलेगा कि आज किस शहर की एयर क्वालिटी खराब है, कौन सी कम है, और उनमें कौन कौन सी गैस देखते हैं। ओजोन गैस की यहाँ पर चर्चा करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की चर्चा करते हैं, NOx की चर्चा करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की चर्चा करते हैं, अमोनिया की चर्चा करते हैं, यहाँ पर पैड की चर्चा, लेड, शीशे की चर्चा करते हैं, इसके बाद कैडमियम की चर्चा। तो कौन किसकी मात्रा है वो चर्चा की जाती है यहाँ पर। तो सब रोज जितने भी जागरूक देखते हैं कि आज कितनी है। मैं जयपुर में पढ़ रहा था, आज जयपुर की आबो हवा खराब होगी, आज जयपुर की आबो हवा खराब होगी, तो लिखते हैं कि आप अपने पर्दे न खोलें, क्योंकि पर्दे खोलेंगे तो बाहर का पॉल्यूशन अंदर आ जाएगा। अतः दिन भर आप अपने पर्दों को लगाए रखें, क्योंकि सारा जो पॉल्यूशन है वो आपके घर में आ जाएगा। दिल्ली की तो हालत खराब है, जहरीली हवा कहा गया है। अब रोज आप सर्दी सर्दी यही पढ़ेंगे, जहरीली हवा, फॉग, स्मॉग। तो स्मॉग है, जो स्मॉग क्या होता है? स्मॉग लग फॉग से बनता है, तो धुआं और जो होता है कोहरा, उससे मिलकर स्मॉग बन जाता है। तो स्मॉग का भी आप फैक्ट देखेंगे, वो भी सर्दियों में होता है। तो डेटा हम लोग देखना चाहते हैं अभी, ठीक है, तो मैं आपको डेटा लिखवाता हूं, देखें ये रहा, ठीक है। तो एयर क्वालिटी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे ज्यादा जो शहर है वो चियांग माई है, थाईलैंड का सबसे प्रदूषित शहर है वो चियांग माई है, थाईलैंड का। इसके बाद दूसरा है काठमांडू, नेपाल। देखिए अब काठमांडू नेपाल सेकंड नंबर पर आ गया प्रदूषण के शहर की दृष्टि से। इसके बाद सियांग है, वो चाइना का शहर है, तो सियांग तीसरे नंबर पर है। और हमारी दिल्ली है वो चौथे नंबर पर है, यानी हमारे देश की राजधानी दृष्टि से चौथे नंबर पर आ चुकी है। और 5वें नंबर पर है कुवैत सिटी। तो कुवैत भी प्रदूषक हो चुका है। अब कहां पर सर्विस सेक्टर, सॉरी, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और पॉल्यूशन ज्यादा है, जो छोटे मोटर व्हीकल्स है, डीजल जला रहे हैं, वहां पर ये पॉल्यूशन, ये नई रिपोर्ट है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ये आपका हो चुका है, ये 2014 में रखा गया था, एक नंबर, एक विवरण, एक रंग। तो ये कलर्स भी हमने यहाँ पर, आप कलर्स भी देख सकते हैं। यदि कलर्स आपसे पूछा जाए तो कलर्स पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे कम है ग्रीन, बिल्कुल गुड है, फिर थोड़ा सा येलो होते हैं, फिर डार्क येलो होता है, फिर थोड़ा सा रेड होता है, फिर उसके बाद रेड बढ़ता जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे, गुलाबी, पीला, गुलाबी और थोड़ा लाइट रेड और ज्यादा रेड। तो ज्यादा रेड होगा तो वो गंभीर होगा या आपदा की दृष्टि से होगा। तो इस तरह के सवाल होते हैं, कौन कौन गैसें हमारे अम्लीय वर्षा को अंजाम देती है। तो इस प्रकार ये हमारा एयर क्वालिटी वाला जो इंडेक्स वाला है वो कंप्लीट होता है। अब जब भी कभी अखबार पढ़े तो आपके सामने सारी कहानी समझ में आ जाए।